हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल 10th और 12th के बाद में भी लोग बरसरे रोज़गार हो सकते हैं। ख़ास तरीके से हमारे नौजवानों के लिए ऐसे मौके आते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में वो डायरेक्टली अगर 10th और 12th उन्होंने पास किया है अच्छे नंबरों से, तो वो उसके हिस्सा बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हालांकि एडवाइजेबल तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तालीम हासिल की जाए, लेकिन देखने में यह आता है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस, यानी कि मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से, ख़ास तरीके से इकनॉमिकली परेशानियों की वजह से, हमारे अक्सर नौजवान 10th या 12th के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसके बाद में कुछ छोटे मोटे काम करने लगते हैं ताकि घर का खर्च वगैरह चल सके। ऐसे लोगों के लिए इस वक्त बहुत ही अच्छा मौका है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जिन्होंने 10th पास किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने 12th पास किया है और अगर कोई डिप्लोमा कोर्स भी किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में एज ए यूनिफॉर्म पर्सनल दे कैन ज्वाइन इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो 10th और 12th के बाद में अगर रोज़गार मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिर ये फोर्सेस इस तरीके की हैं कि यहाँ पर आपको न सिर्फ ये कि सर्विस करने का मौका मिलता है, बल्कि पढ़ाई के और खेल के बहुत अच्छे जो है स्कोप है इसमें। तो ये एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए कि जो किसी भी अपने घरेलू हालात की वजह से पढ़ाई को जारी अगर नहीं रख सकते, तो ये इस मौके से फ़ायदा उठाएं और तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठें। और अगर कुछ तैयारी करके एग्ज़ाम में यकीनन बैठेंगे तो इसमें ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। ख़ास बात डिफेंस फोर्सेस में ये है कि इसमें प्योरली आपके टैलेंट की बेस पे, आपकी नॉलेज की बेस पे, आपकी एबिलिटी की बेस पे आपका सिलेक्शन होता है और फेयरली यू कैन एंटर द सर्विसेज। तो ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं या किसी भी वजह से अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं या आगे पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, घरेलू हालात इस तरीके के नहीं हैं, तो वो फ़ौरन इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस पोस्ट के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी निकली हैं उसमें फ़ौरन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें। एक दूसरी खुशी की बात यह है कि ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने वाला है, तो कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज़ नो मिरेकल ईदर, इट इज़ सिंपली ए मैटर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब यह है कि सक्सेस हासिल करना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सीडेंटली किसी को सक्सेस मिल जाए या बाई चांस जो है लोग जो है कामयाब हो जाएं। ये बहुत सिंपल सा उसूल है, ये कोई मिरेकल भी नहीं है कि बहुत कम लोगों को इसकी कामयाबी मिलती है, बल्कि बहुत ही सीधा और सिंपल सा आसान सा तरीका है कि आप जो मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो यानी कि अगर आप इसमें मेहनत करके आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं पूरी दिलचस्पी के साथ में, तो आपको कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो ये इस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इंडियन कोस्ट गार्ड ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं जिसमें कि मेल हमारे कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने 10th पास किया है और 12th पास किया है वो इसमें बैठ सकते हैं। इसमें देखिए 3 वैकेंसीज़ निकली हैं इस वक्त। नंबर 1 पे है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, नंबर 2 पे है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और नंबर 3 है यांत्रिक। इन तीनों में बात यह है कि जिन्होंने 10th क्लास पास किया है, फॉर एग्जांपल नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में सिर्फ जिन्होंने 10th पास किया है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं कंफर्टेबली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि इन तीनों में से किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तीनों ब्रांचेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते एक साथ में। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है नल एंड वाइड हो जाएगी। मैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इसकी एज लिमिट्स हैं और जो इस एग्ज़ाम का तरीका है और किस तरीके से इसका मेडिकल है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कब इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तमाम तफसीलात मैं आपको दूंगा। आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें फ़ौरन अप्लाई करें और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। नंबर 1 पे जैसे हमने बताया कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आपके लिए सिर्फ 10th पास होना कंपलसरी है। किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 10th किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी मिनिमम परसेंटेज वाली बात इसमें यहाँ पर नहीं है। नंबर 2 पे नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको 10+2 होना कंपलसरी है विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन। और नंबर 3 पे है यांत्रिक, जिन्होंने 10th पास किया है और साथ ही में कोई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में किया है, तो वो यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसमें एज क्राइटेरिया जो है, जनरली इट इज़ 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स ऑफ एज स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन दिस। फॉर नॉविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 टू 30 सितंबर 2003, बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं। यानी कि अगर आपका इन ख़ास डेट्स की, यानी 1 अक्टूबर को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या 30 सितंबर को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2003 की, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और नाविक जनरल ड्यूटी के लिए है 1 अगस्त 1999 टू 31 जुलाई 2003, और इसमें एज रिलैक्सेशन है फॉर SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 ईयर्स। अब आइए वैकेंसीज़ की तरफ। तो देखिए वैकेंसीज़ में यहाँ पर जो है 5 तरीके की वैकेंसीज़ यहाँ पे दिख रही हैं हमें। आप स्क्रीन पे देखें कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसीज़ हैं विद रिजर्वेशन एंड ओपन कैटेगरीज के साथ में। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 वैकेंसीज़ हैं। यांत्रिक मैकेनिक के लिए 31, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 7 एंड यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। अब हम इसका देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जब हम जाएंगे तो ये कई स्टेजेस में है। मैं स्टेज वाइज आपको जो इसका एग्जामिनेशन का सिस्टम है, रिटन एग्जामिनेशन का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए कि नाविक DB के लिए सेक्शन 1 का टेस्ट, यानी डोमेस्टिक ब्रांच, DB से मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेक्शन 1 का जो है एग्ज़ाम वो देना ज़रूरी है और यही एक एग्ज़ाम उनके लिए काफ़ी है। लेकिन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 यानी दोनों का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज़ कंपलसरी, यानी कि दोनों सेक्शंस में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 दोनों में पास होना है, एंड यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4, एंड यांत्रिक मैकेनिकल में सेक्शन 1 एंड 5। यानी कि सेक्शन 1 जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, जो जिनको पास करना ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं कि इसकी जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी डिटेल्स किस तरीके से हैं। यानी कि सेक्शन 1 में मैक्सिमम मार्क्स हैं 60 और जो इसका टाइम है वो 45 मिनट्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी 60 है, यानी कि लेस दैन 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स ले करके उनको हल करना है घड़ी को सामने रख करके, क्योंकि टाइम इज़ रियली मैटर्स हियर। जो सेक्शन 1 है उसमें देखिए ये 5 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं, साइंस के 10, इंग्लिश के 15 एंड रीजनिंग के 10 एंड GK के 5 क्वेश्चंस हैं। और इसमें क्लास 10th का जो सिलेबस है आपका, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पास किया है तो यू कैन कंफर्टेबली सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लें ताकि आपकी कुछ GK वगैरह जो है वो हो जाए, और रीजनिंग का कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। सेक्शन 2 में जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 50, टाइम है 30 मिनट्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 50। यानी कि यहाँ पे और ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि 30 सेकंड्स या 35 सेकंड्स एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे। इसमें भी मैथ्स और फिज़िक्स सिर्फ 2 चीज़ों का क्वेश्चन आने हैं, मैथ्स के 25 एंड फिज़िक्स के 25 क्वेश्चन। और क्लास 12th के मैथ्स एंड फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया जाएगा। सेक्शन 3 में मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, टाइम इज़ 30 मिनट्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑल द 50 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो डिप्लोमा लेवल जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। एंड सेक्शन 4 में है मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम इज़ 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वहाँ से 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेक्शन 5 में है मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम है 30 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 50। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वहाँ से ये सवालात पूछे जाएंगे। एंड इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप उसमें आंसर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेज 1 एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके हिसाब से एडमिट कार्ड उन लोगों को दिया जाएगा जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो चुके होंगे। उन लोगों को एक सेंटर पे कॉल किया जाएगा और इसमें जो है 1 से 2 दिन के टेस्ट होंगे, जिसमें कि आपको फिज़िकल स्टेमिना और फिज़िकल जो आपका वर्कआउट है वो वहाँ पे चेक किया जाएगा, यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट जिसको बोलते हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कुछ ज़्यादा मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स नहीं है। इफ़ यू आइदर यू आर पासिंग और यू आर फेलिंग, बस 2 ही इसमें कैटेगरीज
अवेलेबल हैं, जिसमें कि एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिए कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल की रेस जो है वो आपको 7 मिनट में कवर करना आना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, घड़ी साथ में लेकर के, कि आप कम से कम 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स के अंदर अंदर यानी 6 साढ़े 6 मिनट के अंदर आपको कवर करना आना चाहिए। इतना स्टैमिना आपके पास हो। 20 स्क्वाट्स रहेंगे आपके लिए, जिसको उठक बैठक बोला जाता है, और जो है आपका 10 पुशअप दैट यू शुड बी एबल टू डू। इतना ही फिजिकल टेस्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो अटैच किए हैं, वो ओरिजिनल्स आपको लेके जाना पड़ेंगे और वो उसको चेक करेंगे। अब आइए स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 में जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड का जो रिज़ल्ट है उसको होने के बाद में फाइनल मेडिकल टेस्ट जो है वो INS चिल्का में कंडक्ट किया जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 3 इज़ ऑल्सो अराउंड 1 और 2 डेज़। उसके लिए भी रहने के और आपको जो है इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट जो है INS चिल्का में होगा, और फिर उसके बाद में सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स जो हैं वो वहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे। स्टेज 4 में जो है द कैंडिडेट्स आर टू सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। यानी कि जो स्टेज 4 है उसमें अगेन आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। अब आइए हाउ टू अप्लाई। देखिए एप्लीकेशन की डेट जो हैं वो कंफर्टेबल हैं काफ़ी। तो इसकी ओपनिंग डेट है 5 जनवरी 2021। सुबह 10 बजे से इसका ये ऑनलाइन जो है फॉर्म खुल जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 19 जनवरी 2021 शाम को 6 बजे तक आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कैंडिडेट्स को जो लॉगिन करना है उसके लिए आप वेबसाइट पे ज्वाइन करें, joinIndiancoastguard.cdac.in। इस वेबसाइट के ऊपर आप जा करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, इधर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी एक चीज़ में ही एप्लीकेशन करना है, तमाम चीज़ों में अप्लाई नहीं करना है, वरना अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 250 रुपये है। यानी कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको 250 रुपीज़ जो इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो भी अदा करना है। और ये देख लें, अगर कोई कैटेगरी एग्जम्प्टेड है तो उनको फ़ीस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको एडमिट कार्ड से उसी सूरत में मिलेगा जब आपकी फ़ीस फुल्ली पेड होगी। एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम होने के तकरीबन 20 दिन के बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। फिज़िकल फिटनेस के ताल्लुक से कुछ चंद बातें मोटी मोटी से मैं बता रहा हूँ कि वो आप ध्यान में रखें। जैसे हाइट कम से कम आपकी 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो ये इतना आइडिया आप घर में भी ले सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। और चेस्ट का जहाँ तक मामला है तो वो नॉर्मल चेस्ट जो भी आपका रहेगा उसको 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी कि जब आप उसको फुलाएंगे सांस अंदर लेकर के तो वो 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है, अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। जो वेट, तो जो भी आपकी हाइट है और एज है उसके प्रोपोर्शनेट जो है आपका वेट होना चाहिए। ±10% जो है वेट चलता है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता बॉडी में किसी भी किस्म का टैटू जो है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो होगा तो वो उसके लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ट्रेनिंग, इसकी जो ट्रेनिंग है यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक विल कमेंस फ्रॉम अगस्त 2021 एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो ट्रेनिंग शुरू होगी वो अक्टूबर 2021 में INS चिल्का में ट्रेनिंग इसकी होगी। अब आइए देखते हैं कि इसकी पे, सैलरी वगैरह कितनी है और क्या क्या इसमें अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रांच वाइज कि नाविक जनरल ड्यूटी की जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपीज़ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अलाउंसेस वगैरह सब मिला करके इट गोज़ अराउंड 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ। इसी तरीके से नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी जो बेसिक पे है वो 21,700 है, एंड दैट ऑल्सो गोज़ विद ऑल अलाउंसेस अराउंड 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड लेकिन यांत्रिक के लिए जो है वो बेसिक पे 29,200 रुपीज़ है, और उनकी सैलरी लुक्स लाइक इट विल बी मोर देन 50,000 रुपीज़ पर मंथ। इसी तरीके से जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उनको फ्री राशन है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, 45 डेज़ की अर्न लीव और 8 डेज़ की कैजुअल लीव साल में मिलती है, LTC वगैरह मिलती है, कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम है, एंड ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट, कैंटीन एंड वेरियस लोन फैसिलिटीज़ भी
सब इन सबको मिलती है। और इस एप्लीकेशन के लास्ट में आप देखेंगे कि एक QR कोड का जो साइन बना हुआ है उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली यू कैन लॉग इन एंड यू कैन ऑनलाइन यू कैन अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पार्ट। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आपने 10th पास किया है और कोई डिप्लोमा किया है या 12th पास किया है फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ में, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें हिस्सा लें। कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आपके रूटीन में, तैयारी में अगर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जो काम रेगुलरली करते आ रहे हैं और उससे आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले हैं तो उस तरीके को छोड़ना पड़ेगा। आपको वो तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छे रिज़ल्ट आए। यानी कि अभी से अगर आप तैयारी करें और जब इसके एग्ज़ाम शुरू होंगे तो आप तब तक तैयारी करके उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और बआसानी इसमें पास कर सकते हैं। बग़ैर किसी फियर के, बग़ैर किसी डर के आप इस एग्ज़ाम में हिस्सा लें तो यकीनन आप कामयाब होंगे। फेलियर से न डरें बल्कि इसको एज ए गेम लें, एज ए स्पोर्ट्स लें, एज ए एडवेंचर लें। मुझे यकीन है कि अगर आप इस पर अमल करके हिम्मत से आगे आएंगे तो आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।